नमस्कार। हम केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य विधायी संबंध, इनका अध्ययन पूर्व वीडियो में हमने किया था। आज हम केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने चर्चा की थी कि संघ सूची के विषय केंद्रीय महत्व के, राज्य सूची के विषय स्थानीय महत्व के और समवर्ती सूची के विषय दोनों ही के अंतर्गत आते हैं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के अंतर्गत जो विषय संघ सूची में है वे केंद्र का राजस्व बनाते हैं, जैसे आयात शुल्क, निर्यात शुल्क, रेलवे का किराया भाड़ा, हवाई जहाज का किराया भाड़ा, डाक तार व टेलीफोन की दरें इत्यादि। लेकिन जो विषय राज्य सूची में दिए गए हैं वे राज्यों का राजस्व बनाते हैं, जैसे भूमि कर, भवन कर, भू राजस्व, बिक्री कर, मनोरंजन कर, टोल टैक्स, व्यवसाय कर इत्यादि। लेकिन जो विषय समवर्ती सूची में दिए गए हैं वे दोनों का राजस्व बनाते हैं, इसलिए इस राजस्व में राज्यों का शेयर अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए अखबारों में, रेडियो और टेलीविज़न पर विज्ञापन कर, क्योंकि ये कर दोनों लगा सकते हैं। चूँकि इनकम टैक्स केंद्र ही लगाता है, वहीं दूसरी दरें निर्धारित करता है, वही उगाही करता है, इसलिए इनमें से राज्यों को अंश दिया जाता है। राज्य अपने कर्मचारियों पर व्यवसाय कर लगाते हैं, थोप सकते हैं, लेकिन यहाँ सीमा लगी हुई है, अर्थात एक व्यक्ति पर जो कर है उसकी निश्चित सीमा है और उससे अधिक कर नहीं लगाया जा सकता। भारत सरकार के सुझाव के अनुसार अब राज्यों की सरकारें वेट सिस्टम मूल्य वर्धित कर प्रणाली शुरू कर चुकी हैं, जिसके अंतर्गत व्यापारियों को वहाँ टैक्स देना पड़ता है जहाँ से वे माल खरीदते हैं और उन्हें बिक्री कर भी देना पड़ेगा, जैसा आज तक वे देते रहे हैं। इसलिए राज्यों के व्यापारी वेट सिस्टम का विरोध भी करते रहे, लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार केंद्र के अधिकार में आता है। 4 राज्य ऐसे हैं जो जूट का निर्यात करते हैं और केंद्र को राजस्व भी मिलता है, लेकिन इस आय में से केंद्र इन राज्यों को विशेष अनुदान दे देता है। इसी तरह सभी राज्यों में SC/ST के कल्याण संबंधी योजनाएं भी चल रही हैं, जो कार्यक्रम केंद्र द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं। उनका सारा धन केंद्र ही देता है। लेकिन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल बाद या जब ठीक समझे वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसका एक चेयरमैन होता है जो राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्रीय ख्याति का व्यक्ति होता है। लेकिन इसमें 4 सदस्य होते हैं जो वित्त के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। यह आयोग केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का गंभीरता से अध्ययन करता है और फिर उन्हें सुझाव देता है कि वे अपनी आय के साधनों को कैसे विकसित करें। यह आयोग अपनी रिपोर्ट में ऐसे सूत्र निर्धारित करता है जिसके अनुसार केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण किया जाए। आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दे देता है और फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को PM को भेज देते हैं। फिर कैबिनेट की बैठक में इस पर विचार विमर्श होता है और अंत में ये रिपोर्ट संसद के सामने
प्रस्तुत की जाती है, लेकिन सरकार आयोग की सिफारिशों में आवश्यक परिवर्तन भी कर सकती है। जब वित्त आयोग की स्थापना होती है तब संदर्भ शर्तें स्पष्ट कर दी जाती हैं, लेकिन 11वें वित्त आयोग खुसरो आयोग को एक नई संदर्भ शर्त दी गई कि वो स्थानीय सरकारों, नगर पालिका और पंचायतों के मामले को भी देखें, और इसलिए इस आयोग ने नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के राजस्व को सुधारने के कुछ सुझाव दिए। यह भी सिफारिश की गई कि राज्य सरकारों के बजट में से निश्चित प्रतिशत दिया जाए, लेकिन अब 12वां वित्त आयोग भी गठित हो चुका है, जिसके चेयरमैन सी रंगराजन हैं, जो पहले आरबीआई के गवर्नर और आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी थे। इसको एक नई संदर्भ शर्त सौंपी गई है, जिसके अंतर्गत वो अभी तक भारत सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों की भी समीक्षा करेगा। ये दुख की बात है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन इसका कार्यक्षेत्र उस सीमाओं से बंधा हुआ है जो योजना आयोग निर्धारित करता है, जो स्वयं संवैधानिक निकाय नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि वित्त आयोग पीएम द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करता है, जो योजना आयोग का अध्यक्ष है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां वित्त आयोग की आलोचना भी करती हैं, तथा जब ये सिफारिशें लागू होती हैं तो विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारें केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप भी लगाती हैं। ये हमने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है।